हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले द मोस्ट डिमांडिंग लेक्चर। भैया इसके लिए तो आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया कि सर पेस्टल एनालिसिस इकोनॉमिक्स में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है उसकी वीडियो लाओ, उसकी वीडियो लाओ, इकोनॉमिक्स के लास्ट के चैप्टर की वीडियो लेके आओ। तो फाइनली आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स के जो लास्ट में न्यूली एडेड सिलेबस में ऐड हुए टॉपिक। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो बिफोर वी बिगिन एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूंगा। जो बच्चे 2016 सिलेबस वाले हैं, दैट इज ओल्ड कोर्स वाले हैं, आप लोगों के लिए ये लेक्चर रिलेवेंट नहीं है। ये वाला जो टॉपिक है आपके इकोनॉमिक्स में न्यू सिलेबस में ही ऐड हुआ है। नॉलेज पर्पस के लिए आप चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज अगर आप ओल्ड सिलेबस वाले ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जितने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उतने सब आपके लिए वैलिड है। जो न्यू कोर्स वाले हैं, ये एक नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है, आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा, जिसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। जो आपका ये चैप्टर है पेस्टल एनालिसिस, इसको हम कवर करेंगे टोटल 4 पार्ट में, जो लाइन वाइज एक एक करके आएगा, और ये है पार्ट नंबर 1। तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको भी हिट कर लेना, ताकि जब मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आपका सिलेबस टाइमली कवर हो जाए। क्लियर बात है एकदम? चलो भाई, अब अपन कंटिन्यू करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पेस्टल एनालिसिस या पिस्टल एनालिसिस, कुछ भी इसको बोल लो, ठीक है। तो ये क्या है चैप्टर? याद करो, बिजनेस स्टडीज जब आप पढ़ते थे क्लास 12th में, चैप्टर नंबर होता था 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पढ़ते थे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, वो ही पूरा चैप्टर है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है। हाँ, कुछ और एडिशनल टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए क्योंकि अब आपका लेवल है थोड़ा सा अप हो गया है, बट ठीक है, बहुत ज्यादा उतना चेंजेस नहीं है। तो नालायको, अगर तुम थोड़ा सा पीछे जाके पलटा के देख लिए होते तो ये चैप्टर आपने ऑलरेडी क्लास 12th में कवर कर लिया, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है आपके कुछ कॉन्सेप्ट छूटे होंगे तो भाई आया एक एक चीज करवा के जाएगा। क्लियर है? तो चालू करते हैं अपन फटाफट से इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन कि भैया ये चैप्टर किस बारे में है, क्या चीज हम पढ़ेंगे, क्या चीज समझेंगे, और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हम अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप स्टूडेंट होके भी इस चैप्टर में जो सारी चीजें आप पढ़ोगे, आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी कुछ हद तक उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। आगे जाके अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो, या अगर आपके फादर या फैमिली में भी किसी का भी बिजनेस है, उसमें भी आप जाके कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे। तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझना। बात कर रहे हैं अपन इन टोटल बिजनेस के बारे में। अब बिजनेस चाहे कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिटेबल हो, नॉट प्रॉफिटेबल हो, फर्क नहीं पड़ता, एक बिजनेस बिजनेस होता है। अब जो बिजनेस है उसमें बहुत सारी चीजों का उसमें इफेक्ट आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट, बिजनेस का माहौल, ठीक है। एक बिजनेस के आसपास अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजों से एक बिजनेस जो है सराउंड होता है। बिजनेस के कस्टमर होते हैं, बिजनेस के सप्लायर होते हैं, बिजनेस को मार्केटिंग करना है, बिजनेस को पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना है, बिजनेस को सारे नियम कानून को ध्यान में रखना है, सारी चीजें, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें एक टाइम पे एक बिजनेस को अफेक्ट करती है। यस और नो? क्लियर है एकदम? एक टाइम पे एक बिजनेस को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है। फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस छोटा है, मीडियम है या लार्ज स्केल है, ठीक है। उसमें स्केल का फर्क आएगा। बड़ा बिजनेस होगा, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, बट छोटे बिजनेस में भी आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर उठानी पड़ेगी। और अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते हो ठीक तरीके से, तो मार्केट में आपका नाम हो जाएगा खराब और आपके बिजनेस का डाउनफॉल हो जाएगा। चालू? क्लियर बात है एकदम? तो बिजनेस जो है, जो बिजनेस बहुत सारी चीजों से घिरा हुआ है, इसी को हमको प्रॉपर पूरा स्टडी करना है, क्योंकि बिजनेस जिन चीजों से घिरा हुआ है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मान लो आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे एक पर्टिकुलर चीज डिमांड कर रहे हैं, आप उनकी डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर रहे हो, तो क्या वो कस्टमर वापस से आपके पास आएगा? नहीं आएगा। आपने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया, आप सप्लायर को पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, तो क्या वो सप्लायर वापस से आपको रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा? नहीं करेगा। एक बार लॉस खा लेगा भली, ठीक है, बट फिर से आगे आपके साथ वो बिजनेस रिलेशन में नहीं रहना चाहेगा। और जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, आप क्या मैन्युफैक्चर करोगे और क्या ही अपने आगे कस्टमर को डिलीवर करोगे? तो इन शॉर्ट आपका बिजनेस क्या है, धीरे धीरे नीचे जाने लग जाएगा। इसी को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी ऐसी सारे एलिमेंट्स जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस पे इंपैक्ट होता है, जो बिजनेस का माहौल होता है, उसी को बोला जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट को कोई भी बिजनेसमैन कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस एनवायरनमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। अगर वो इग्नोर करेगा तो उसके बिजनेस का डाउनफॉल क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। करेक्ट बात है एकदम? बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अपन इंट्रोडक्शन में जो टेक्स्ट लिखा है उसको पढ़ना चालू करते हैं। कुछ और एडिशनल बातें आएंगी, वो मैं आपको साथ साथ पढ़ते पढ़ते एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो पढ़ो मेरे साथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स अंडर अ यूनिक एनवायरनमेंट. Environment always influence the business, thus business cannot ignore environmental impact. In modern economy, the nature and technique of business are rapidly changing along with the change in environment. आजकल के मॉडर्न जमाने में बिजनेस के तरीके, बिजनेस की जो इकोनॉमी है, बिजनेस की जो टेक्निक है, बिजनेस के जो प्रिंसिपल है, वो भी क्या हो रहे हैं? टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, बिजनेस कंप्लीटली ऑफलाइन होता था, आजकल क्या हो गया, हम ऑनलाइन बिजनेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ई कॉमर्स बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो गया है। हमको लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए की भी चीज खरीदनी होती है, हम सिंपली जाते हैं कोई ई कॉमर्स वेबसाइट में, वहां से हम उस चीज को बाय कर लेते हैं बिना किसी टेंशन के। वरना पुराने टाइम में क्या होता था, हम प्रॉपरली दुकान में जाते थे, अपना टाइम निकाल के एक एक सामान को प्रॉपर चेक करते थे, सही लगता था तब पेमेंट करते थे, वो भी बार्गेनिंग करके। बट आजकल
क्या टाइम धीरे धीरे चेंज होता गया, बिजनेस के भी जो तरीके हैं धीरे धीरे बदलते गए। क्या हुआ, कपड़े हम पहले भी बेचते थे, कपड़े आज भी बिक रहे हैं। मोबाइल वाले मोबाइल पहले भी बेचते थे, मोबाइल आज भी बेच रहे हैं। चेंज क्या आया, तरीके में चेंज आया। पहले क्या है, ऑफलाइन चल रहा था, आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन था, आपको एक दुकान चाहिए, फर्नीचर चाहिए, स्टाफ चाहिए, बिजली बिल पटाओगे, रेंट पटाओगे, तब जाके आप अपना कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। पहले खर्चे आपको 10 करने पड़ेंगे, फिर जाके आपकी कुछ रेवेन्यू चालू हो गई। बट आजकल क्या है, सिंपल एक वेबसाइट बनाए, या इवन आजकल वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है, दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट में गए, अपनी आईडी बनाए, वेरिफिकेशन वगैरह करवाया और चालू। मिनिमम खर्चे में आपका क्या है, बिजनेस आज आप चालू कर सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बट पहले क्या था, बहुत सारी झंझट थी। तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस तब भी हो रहे थे, बिजनेस आज भी हो रहे हैं, बिजनेस चेंज नहीं हुआ, बिजनेस करने के तरीके में क्या हो गया, काफी ज्यादा चेंज हमको निकल के आया है। और कोविड के बाद से तो और ज्यादा, आगे और डिस्कस करेंगे अपन इसको। विद द रिवॉल्यूशन इन द आईटी सेक्टर, द पैटर्न ऑफ बिजनेस हैज अंडरगोन अ मेजर चेंज। द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, वर नॉन एग्जिस्टेंट इन द पास्ट, पुराने जमाने में नहीं थी, अभी आ गई है। एक्सटेंसिव यूजेज ऑफ इंटरनेट इन बिजनेस हैज रिड्यूस्ड द एंटायर वर्ल्ड इनटू अ सिंगल विलेज एंड फिजिकल बाउंड्रीज बिटवीन नेशंस हैव वैनिश्ड इन द थिन एयर। क्या हो गया है, पहले जो फिजिकल लिमिटेशन थी, जो फिजिकल बाउंड्री थी, वो हमको रोक के रखती थी। आजकल ऑनलाइन के आने से कोई भी फिजिकल बाउंड्री नहीं रह गई है। अगर मुझे चाहिए कि अमेरिका की चॉकलेट मुझे अगर खाने का मन है, तो पहले क्या करना पड़ता था, मुझे खुद अमेरिका जाना पड़ेगा, वहां पे दुकान से मैं परचेज करूंगा। या अगर मेरा कोई रिलेटिव वापस मेरे घर आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा भैया ये चॉकलेट ले आना। बट आज क्या है, ऑनलाइन की मदद से, ई कॉमर्स की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, अमेरिका में बनी हुई चॉकलेट अपने घर मंगवा सकता हूं, एंजॉय कर सकता हूं। पेरिस में अगर कोई नई टाइप का फैशन आया, वो फैशन मुझे चाहिए, मुझे वैसे कपड़े चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, ऑनलाइन की मदद से मंगवा सकता हूं। मुझे अगर अपना सामान बाहर भेजना है, मैं बाहर भेज सकता हूं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, YouTube पे मैंने वीडियो डाली। अब YouTube पे ऐसा तो नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ इंडिया वाले ही देख सकते हैं, मेरी वीडियो बाहर के लोग भी देखते हैं, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि जो अमेरिका में बैठा है वो मेरी वीडियो नहीं देख सकता, बिल्कुल देख सकता है। समझ आए नहीं आए, लैंग्वेज बैरियर है, वो बात अलग है, बट क्या वो देख सकता है, क्या उसके पास पावर है एक्सेस करने का, बिल्कुल है। तो यही यहाँ पे हम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर के बूम आने से बिजनेस में क्या हो गए, बहुत सारे बदलाव हो गए। अब जो उन बदलाव के साथ कदम से कदम मिला के चलते गया, वो मार्केट में बना हुआ है। बाकी प्लेयर क्या हो गए, धीरे धीरे बाहर हो गए। नया एग्जांपल एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तरह तरह के दुनिया भर के बॉट्स आ गए हैं, जिससे काम क्या हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है। इससे क्या होगा, बहुत सारी नौकरियां तो जाएंगी ही, बट मार्केट में बहुत सारी नौकरियां जनरेट भी होंगी। जो पुराने बिजनेसमैन है, उसमें से कई सारे जो एआई को यूज नहीं कर पाएंगे, जो अपने बिजनेस में उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। और जो अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को लगाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, मार्केट शेयर गेन कर लेंगे। तो ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस क्या होता है, एक टाइम पे बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट से घिरा हुआ होता है, और सबका कुछ ना कुछ बिजनेस के ऊपर इंफ्लुएंस होता है। अगर बिजनेसमैन उसके इंपैक्ट को समझेगा, अपने बिजनेस में लगाएगा, तो आगे जाएगा, वरना रेस में पीछे छूट जाएगा। आगे, रिसेंटली the worldwide attack of coronavirus has further engaged the pattern of business. Contactless business has made us more dependent on the internet. Contactless delivery, contactless business, contactless payments, ठीक है। बहुत सारी चीजें कोविड के आने से भी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, और इसने हमको और ज्यादा इंटरनेट पे डिपेंडेंट बना दिया है। आगे, COVID-19 pandemic has opened up new avenues of business, particularly in the education and health sector. कोविड से क्या हुआ, हेल्थ केयर सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में क्या हुआ, एक बूम आया। बूम क्या आया, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। ऑफलाइन से हम क्या हो गए, ऑनलाइन की तरफ आ गए, ठीक है। जो पढ़ाने के तरीके हैं, मेथड है, टेक्निक है, वो क्या हो गई, चेंज हो गई। टीचर्स कल भी पढ़ा रहे थे, टीचर्स आज भी पढ़ा रहे हैं। कल उनके हाथ में थी चौक और आज है डिजिटल पेन। तो ये क्या हुआ है, कोविड के आने से बहुत सारी जो चेंजेस है, वो एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में आए हैं। आगे, द मशरूम ग्रोथ फॉर ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स यानी कोचिंग अकेडमीज वगैरह, for online classes and pathological COVID test vaccination centers are some of the obvious example of such happenings. ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट होना, जगह जगह मिनी सेंटर्स खोलना। जो टेस्टिंग है उसमें हमको क्या दिखा, लोग थोड़े हेल्थ वाइज अवेयर हुए। इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा सा बूम आया, ठीक है। टेक्नोलॉजीज और इवॉल्व हुई और हमको जानकारी हुई। मेडिकल साइंस और एजुकेशन सेक्टर और आगे बढ़ा। इसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे आते हैं नीचे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिजनेस। अभी हम बात कर रहे थे बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस चार चीजों से घिरा हुआ है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पर ये तो समझे कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस क्या है, सिंपल। तो बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with the production or purchase and sale of goods or supply of services with the main object of अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जहां हम पैसा जनरेट कर रहे हैं, मनी जनरेट कर रहे हैं। मंदिर जाना एक बिजनेस नहीं है, मंदिर जाना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, वहां हम जा रहे हैं अपनी मन की शांति के लिए। पर बिजनेस कर रहे हैं, 10 का सामान ला के बीच में बेच रहे हैं, वो क्या है, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कनेक्टेड है किससे, प्रोडक्शन से,
ठीक है, हम कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके अपने पास रखेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, उसको सप्लाई करेंगे। क्यों सप्लाई करेंगे, फ्री में करेंगे क्या, नहीं। कैसे करेंगे, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो हमारा मेन एम क्या होता है बिजनेस में, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और उस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, रिपीटेटिव बेसिस पे बार बार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है एक पुराना फोन, मैंने क्या किया, फोन की फोटो वोटो खींची, बढ़िया वीडियो बनाया और OLX पे मैंने डाल दिया सेकंड हैंड, उसको सेल करने के लिए। अब मैंने वो मोबाइल OLX के थ्रू बेच भी दिया, क्लियर हो गई बात। क्या इसको मैं बिजनेस बोलूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या एक सिंगल टाइम एक ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। पर वहीं अगर मेरा मोबाइल बेचने का ही काम है, मेरा अगर मोबाइल बेचने का ही काम है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बिजनेस बोलूंगा। तो बिजनेस मतलब क्या होता है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेटिव बेसिस पे बार बार कर रहे हैं, किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और इसमें क्या हो रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक सिंगल बार हो रही है, जैसे मैंने घर खरीदा, 5 लाख मुझे ज्यादा मिल रहे थे, मैंने बेच दिया, ठीक है। मैं बिल्डर नहीं हूं, मेरा घर बनाने बेचने का काम नहीं है, बस मैंने एक प्रॉपर्टी एक्वायर करी, मुझे 1 महीने बाद उसका अच्छा रेट मिल गया, मैंने उसको निकाल दिया। तो क्या ये बिजनेस है, नहीं, ये बिजनेस नहीं है। ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा बिजनेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं अपन, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड और रेम्युनरेशन फॉर रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स प्रोसेस, जस्ट लाइक द वर्कर अर्न्स वेजेस। प्रॉफिट इज द मोटिवेशन फॉर द एंटरप्रेन्योर who runs the business. Those engaged in business are known as businessmen या business women. प्रॉफिट क्या है, मोटिवेशन है बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन बिजनेस क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट क्या है, इट इज द रिवॉर्ड। प्रॉफिट क्या है, ये रिवॉर्ड है उस बिजनेसमैन का जो वो रिस्क उठा रहा है बिजनेस में, उसके रिटर्न में। सेम वैसे ही जो इंप्लॉय जाता है काम करने, मेहनत करता है, उसको क्या मिलती है, सैलरी। मजदूर जाता है काम करता है, मजदूरी, उसको वेजेस मिलती है। वैसे ही बिजनेसमैन भी बिजनेस में काम कर रहा है, उसके रिटर्न में उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। और बिजनेस में जो एंगेज है उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन। क्लियर बात, एकदम। हाँ जी सर। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब सिंपल, अनदर टर्म फॉर ऑब्जेक्टिव इज गोल। आपका मेन एम क्या है, क्या सोच के आपने जो अपना बिजनेस है या जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। क्या कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाह रहे हो, क्या पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, आपका पैशन है वो फॉलो करना चाह रहे हो, लोगों की हेल्प करना चाह रहे हो। आपका मेन पर्पस क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द पर्पस फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन स्टार्टेड। ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्पस जिसके पीछे वो ऑर्गेनाइजेशन चालू हुई है, जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ऑब्जेक्टिव गाइड एंड गवर्न द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द बिजनेसमैन। वो ऑब्जेक्टिव ही है जो एक बिजनेसमैन को एक राह दिखाता है जिसपे वो चल के अपना क्या करता है, काम। Business objective are something which a business organization want to achieve or accomplish over a specific period of time. This may be to earn profit for its growth and development, to provide good quality to its customer, protect environment, customer satisfaction, financial solvency, product quality, diversification, welfare of employee, etc. तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ भी हो सकते हैं, पैसा कमाना हो सकता है, लोगों की हेल्प करना हो सकता है, इंप्लॉइज को बेटर आपको क्वालिटी देना है, मतलब लाइफ आपको अच्छी देना है इंप्लॉइज को, वो कर सकते हो। आपको अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने हैं मार्केट में अपने कस्टमर्स को, उसके लिए आप कर सकते हो बिजनेस। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। आगे, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है अपन ने समझ लिया, कितने टाइप का होता है और उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है ये अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला, द एनवायरनमेंट इन विच एन एंटरप्राइज फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। जो बिजनेस के माहौल के बारे में हम बात कर रहे थे वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। पहला क्या है, एक्सटर्नल, दूसरा क्या है, इंटरनल। एक की तरफ अंदर वाली, दूसरी तरफ बाहर वाली। एक तरफ अंदर वाली, दूसरी तरफ बाहर वाली। बिजनेस एनवायरनमेंट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, एक है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, तो भैया इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ फर्म, लाइक बिजनेस फिलोसफी, बिजनेस प्रायोरिटीज, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ये ऐसे फैक्टर हैं जो बिजनेसमैन के कंट्रोल में होते हैं। जैसे बिजनेस फिलोसफी, बिजनेस की फिलोसफी क्या है, हम क्यों बिजनेस करना चाह रहे हैं, हमारा मेन एम क्या है। अभी बिजनेस के कंट्रोल में है भाई, हमको लोगों को हेल्प करनी है, हमको क्वालिटी गुड्स देना है, हमको पैसा कमाना है, ये हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। बिजनेस की प्रायोरिटी क्या है, हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, हमको पब्लिक से पैसा लेना है, खुद का पैसा लगाना है, बैंक से लोन लेना है, इन शॉर्ट हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। ये सारी चीजें ऐसे फैक्टर है जो हमारे हाथ में। ऑन द अदर हैंड, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उनमें ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म, ऐसे फैक्टर जो बिजनेसमैन के कंट्रोल में ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लीगल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, जियोग्राफिक फैक्टर, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एक्सेट्रा। रातों रात नोटबंदी हो गई, ठीक है, ये किसी बिजनेसमैन के हाथ में तो था नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से था, ठीक है। रातों रात मान लो कोई कानून आ जाए, आप मान लो कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो अल्कोहल, अब रातों रात कानून आ जाए कि भैया कल से अल्कोहल पूरे इंडिया में बैन, आपका तो बिजनेस ही चौपट हो गया, खत्म हो गया रातों रात। क्या ये चीज आपके हाथ में है, नहीं है।
बट बिजनेस में आपको कहां से पैसा लेना है, क्या ही आपके हाथ में है? बिल्कुल है। तो ऐसे फैक्टर जो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में है, वो क्या है? इंटरनल फैक्टर। ऐसी चीजें जो हमारे बस में नहीं है, वो क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर। भूकंप आया, हमारी फैक्ट्री की जो चिमनी थी गिर गई, टूट गई, क्या ये हमारे हाथ में था भूकंप को रोकना? नहीं था। तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। बाढ़ आई, हमारा सारा रॉ मटेरियल बह गया, सत्यानाश हो गया, क्या बाढ़ आना हमारे हाथ में था? बिल्कुल नहीं था, एक्सटर्नल फैक्टर। तो इसको बोला जाता है। आगे क्या है? The external factor includes such factor outside the organization which provides an opportunity or pose a threat to the organization. The internal factor includes all such factor within an organization which gives strength and cause weakness of a strategic nature. क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के लिए या तो अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं या थ्रेट लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड क्या था? हॉस्पिटल्स के लिए क्या था? अपॉर्चुनिटी लेके आया। मेडिकल सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया। वहीं अगर हम देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर, उनके लिए वो थ्रेट था, क्योंकि लोग अपने हेल्थ के बारे में कंसर्न थे। कोई कार लेना है, गाड़ी बंगला लेना है, इसके बारे में नहीं सोच रहा था। तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो नीचे जा रहा था, मेडिकल सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर ऊपर जा रहा था। तो ये होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर आपके लिए क्या लेके आता है? अपॉर्चुनिटीज लेके आता है या थ्रेट लेके आता है। इंटरनल फैक्टर्स आपके लिए या तो स्ट्रेंथ होती है या आपकी वीकनेस होती है। अगर आपके इंप्लॉइज आपसे खुश हैं, जबरदस्त मन लगा के काम कर रहे हैं, आपकी इंप्लॉइज आपकी स्ट्रेंथ है। इंप्लॉई आपके डीमोटिवेटेड है, काम ही नहीं करना चाह रहे, इंप्लॉइज आपकी वीकनेस है। क्योंकि काम ही ढंग से नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं आएगी जो आप कस्टमर को देना चाह रहे हो। कस्टमर को क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो अगली बार आपसे प्रोडक्ट ही नहीं परचेज करेगा। तो इंटरनल फैक्टर्स हमारी क्या होती है? स्ट्रेंथ या वीकनेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट लेके आते हैं। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। आगे, An opportunity is favorable condition, सभी को पता है, in the external environment which help the firm to consolidate and have a sound footing in the market. An example of an opportunity is sudden growing demand of a product that the firm produces. Opportunity क्या है? आपके लिए मौका है। Opportunity मतलब क्या? मौका। एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन जिससे क्या है, आप या तो मार्केट में एंटर हो सकते हो या मार्केट में आप अपना एक्सपेंशन कर सकते हो। नए मार्केट प्लेसेस में आप जाके अपनी शॉप ओपन खोल कर सकते हो, बिजनेस बढ़ा सकते हो। जैसे कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मान लो आप चॉकलेट्स बना रहे हो, अब मार्केट में अचानक से चॉकलेट की बहुत ज्यादा डिमांड आ गई। कोई ऐसी स्टडी निकली कि जो आदमी ज्यादा चॉकलेट खाता है उसको मान लो कैंसर नहीं होता है, किस तरीके की स्टडी सामने आई, रातों रात क्या होगा? चॉकलेट की डिमांड बढ़ जाएगी और आपके पास चॉकलेट फैक्ट्री है। तो ये आपके लिए क्या है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई, फेवरेबल कंडीशन हो गई। आपका क्या होगा? बिजनेस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने जा रही है। वहीं एक थ्रेट क्या है? इट इज एन अनफेवरेबल कंडीशन जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट हमारे लेके आता है, जिससे हमारे बिजनेस पे क्या क्रिएट हो जाता है? रिस्क क्रिएट हो जाता है, जिससे हमको हैवी लॉसेस भी देखने को पड़ सकते हैं। सेम जैसे ही मैंने बोला, आप अल्कोहल बना रहे हो, बेच रहे हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हाई डिमांडिंग बिजनेस है, सरकार ने रातों रात बैन कर दिया। दिक्कत हो गई कि आप करो तो करो क्या, सरकार से लड़ भी नहीं सकते क्योंकि कानून पास हो गया है। ये चीज है, तो इससे क्या होगा? आपको लॉस हो सकता है। स्ट्रेंथ क्या है? तो स्ट्रेंथ है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट व्हिच अ फर्म कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। स्ट्रेंथ आपकी ताकत, इंटरनल एनवायरनमेंट का वो पार्ट जिसको आप अपने फेवर में यूज करके अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो। आपके पास ज्यादा वर्कफोर्स है, आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, आपकी स्ट्रेंथ है। आप उस पर वर्क करके अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, कम कॉस्ट पे ज्यादा सामान रेडी कर सकते हो, आउटपुट आपका बढ़ रहा है, इंप्लॉइज आपके अच्छे हैं, ओवर टाइम भी काम कर लेते हैं, दिल लगा के मन लगा के मेहनत से काम करते हैं, छुट्टियां नहीं लेते, बहाने नहीं मारते, काम में फॉल्ट कम करते हैं, वेस्टेज कम होता है, तो आपके रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज होते हैं। Example of strength is setting up of R&D department by the firm which can be used to develop new products so that firm gains an edge over a competitor. फर्म की आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी? आपने एक R&D डिपार्टमेंट बना दिया। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप मार्केट में रिसर्च कर रहे हो कि क्या हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट और भी ज्यादा पब्लिक के लिए सुटेबल हो जाए, जिससे रातों रात डिमांड बढ़ जाए। ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस क्या है? इट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट व्हिच कॉजेज अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज फॉर द फर्म। ये क्या है? आपकी डिसएडवांटेज आपको लेके आएगा। इसमें क्या होगे? आप मार्केट से पीछे हो जाओगे, कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल क्या? फेलियर ऑफ द फर्म टू अडॉप्ट डाइवर्सिफिकेशन इन अ प्रोडक्ट लाइन। सिंगल प्रोडक्ट में लीड टू अ क्राइसिस इफ द मार्केट फॉल्स। जैसे मान लो एआई आ रहा है, अब एआई जब आ गया तो क्या होगा? अगर आप यूज ही नहीं करते हो, बोलो कि नहीं यार मैं इसको यूज ही नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज है, मुझसे ना हो पाएगा, तो क्या होगा? आपका कॉम्पिटिटर यूज करके आगे बढ़ जाएगा और ये आपकी वीकनेस हो गई। क्या वीकनेस हो गई? कि यू आर वेरी रिलक्टेंट कि आप जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके साथ आप अडॉप्ट होके चलो, वीकनेस है आपकी। दूसरा, आप एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो मार्केट में, आपने आपके प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्ले कंपनी का अगर हम एग्जाम्पल लें, पार्ले जी वो बिस्किट भी बना रही है, कच्चा मैंगो बाइट टॉफी भी बना रही है, तो बहुत सारे उनके अलग अलग प्रोडक्ट है। आईटीसी कंपनी है, बहुत सारे उनके प्रोडक्ट हैं, शैम्पू भी बना रही है, सर्फ भी बना रही है, टूथपेस्ट भी बना रही है। एक नहीं चलेगा दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं चलेगा तीसरा चल जाएगा, कुछ ना कुछ कलेक्टिवली अर्न कर ही लेंगे, कंपनी लॉस में नहीं जाएगी, इसके चांसेस क्या है? बहुत ज्यादा कम। क्लियर बात है। बट वही अगर आपने डाइवर्सिफाई करके नहीं रखा है तो आपका अगर प्रोडक्ट चल रहा है तो बढ़िया है, जिस दिन डाउन हुआ डिमांड उसकी तो आपका बिजनेस ही रातों रात खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी वीकनेस हो गई। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए और इस चीज को बचने के लिए
बिजनेस क्या करती है, वो स्वॉट एनालिसिस करती है। बिजनेस क्या करती है, वो करती है स्वॉट एनालिसिस। सर ये स्वॉट एनालिसिस क्या है? तो स्वॉट एनालिसिस है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का एनालिसिस। एनालिसिस जिसमें हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है और हमारे लिए मार्केट में थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं। इस चीज को प्रॉपर एनालाइज करके हम क्या करेंगे, अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिस पे हम वर्क करेंगे और उससे हमको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा फिर से हम क्या करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे, स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे, फिर वापस वर्क करेंगे। बट जब तक हमारे को यही नहीं पता होगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, तो हम काम ही कैसे कर पाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट हो, फाउंडेशन का पेपर देने वाले हो, आपके पास है 4 पेपर, कर लो अपना स्वॉट एनालिसिस कि कौन सा पेपर आपको अच्छी तरीके से बन रहा है, किसमें जब आप टेस्ट दे रहे हो, बुक के पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ज्यादा आपको सही आंसर आ रहे हैं, वो हो गई आपकी स्ट्रेंथ। इस पे आप अच्छे से ऑलरेडी स्ट्रांग हो, ये आपके मार्क्स खींच के ले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं बन रहा है, ये आपके लिए क्या है, थ्रेट है। ये क्या है, आपके लिए थ्रेट है। अगर आपका बाई चांस 40% नंबर नहीं बना तो क्या हो जाएगा, आपका अटेम्प्ट लग जाएगा। तो इस पे आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। वीकनेस क्या है, एग्जाम देख के आप डर जाते हो, प्रेशर में आ जाते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्क करना है, दिमाग को काम करने की एक्सरसाइज करो, योगा वगैरह करो। अपॉर्चुनिटी क्या है, आगे आने वाला अटेम्प्ट। जितना जल्दी आप क्लियर करोगे उतना जल्दी एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे इंटर में। जितना जल्दी सीएमए बनोगे उतना जल्दी आपका करियर स्टार्ट होगा, उतने लॉन्ग टर्म के लिए आप मार्केट में बने रहोगे, उतना ज्यादा पैसा आप मार्केट से ले जाओगे और आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, परिवार वाले पेरेंट्स आपसे खुश रहेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्वॉट एनालिसिस। यही सेम एक बिजनेस अपने बारे में करता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज में वो बेस्ट है, क्या चीज उनको इंप्रूव करनी है, किस चीज से उनको खतरा है, वो खतरे को कैसे हटा सकते हैं, क्या उनके पास मार्केट में अपॉर्चुनिटी है जिसको ग्रैब करके वो अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस, सिंपल। To understand the external and internal environment, SWOT is an acronym for strength, weakness, opportunity, and threat. Through such an analysis, an effective organizational strategy can be formulated which capitalize the opportunities by using strength and neutralize the threat by minimizing the impact of weakness. क्या कर रहे हो आप, अपनी स्ट्रेंथ यूज करके अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, अपनी वीकनेस को हटा के थ्रेट को भी आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो। This SWOT analysis is important for indicating the competitive स्ट्रेंथ एंड वाइबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस फर्म। ये स्वॉट एनालिसिस बिजनेस को हेल्प करता है कि वो मार्केट के कंपटीशन में बने रहे, हमेशा हर वक्त एक नॉच आगे रहे अपने कंपटीशन से। सिंपल टॉपिक स्वॉट एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, बट इसको हम देखेंगे अपने पार्ट नंबर 2 में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको सब चीज अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। काफी धीरे धीरे स्लोली हौले हौले मैं इस लेक्चर को लेके गया हूं। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा, बट इन केस अगर कोई डाउट हो जाता है तो मेक श्योर कि आप कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी तरफ से आपको एक रिप्लाई मिले। तो विद दिस आज की इस लेक्चर को हम यहीं पे रैप अप करेंगे। लास्ट तक अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।